चलो भाई। तो कल की क्लास में भैया मैंने आपको बताया था डलहौजी के बारे में। डलहौजी का शासनकाल कितना था? डलहौजी का शासनकाल था आपका, डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 56। ठीक है। रेल सेवा के विस्तार से लेकर के वुड डिस्पैच तक की सारी बातें मैंने आपको बताई और आप लोग आशा करूंगा समझ पाए होंगे क्या था। फिर आता है इसके बाद में कैनिंग। कैनिंग को सबसे ज्यादा जाना जाता है भैया 1857 का जो विद्रोह था उसके दमन के लिए। किसने किया था? कैनिंग के द्वारा। 1857 का जो महास्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो किसके समय हुआ? सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। 1857 का महासंग्राम, 1857 का महासंग्राम किसके समय पर हुआ था? कैनिंग के समय पर हुआ था। कैनिंग को इस बात के लिए जाना जाता है। ठीक है। ये कौन है? ये पहला वायसराय था भारत में, पहला वायसराय। और जब पहला वायसराय कहोगे तो ये भी बोल सकते हैं अंतिम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। बोल सकता हूं मैं इस बात को? नहीं भैया, अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बोल सकता हूं, यस और नो? आप लोग कहेंगे हाँ भैया जी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये दरअसल में क्यों हुआ, पहला वायसराय क्यों बनाया गया? 1857 का महासंग्राम हुआ तो अभी तक शासन कौन कर रहा था? देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1773 से लेकर के 1858 तक का जो ये समय है इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 में ऐसा क्या हुआ? जब 1857 में अंग्रेजों को लगा कि भारतीय अपनी आज़ादी के लिए अलग अलग लड़े हैं और काफ़ी नुकसान ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाना पड़ा, विद्रोह मतलब जैसे तैसे इन्होंने दमन करा, तो ये जानते थे अगर ये लोग एकजुट हो गए तो हमको भागना पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहां 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। 1858 में क्या आया था? भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा क्या किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी जो अधिकार शक्तियां थी वो छीन ली गई थी। यानी उसको सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बना दिया गया। फिर से बोले आप व्यापार करो, आपका कोई हस्तक्षेप शासन में नहीं होगा। भारत शासन अधिनियम आया। ठीक है, 1858। और भारत कब आजाद होगा? 1947। तो 1858 से लेकर के 1947 तक के शासन को हम बोलते हैं ताज, यानी कि क्राउन का शासन। क्या बोलते हैं? ताज यानी क्राउन का शासन, इसको हम कहते हैं। ताज यानी कि क्राउन का शासन हम इसको कहते हैं। तो अंग्रेजों के शासन को दो रूप से बांटा जाता है। कब से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 का भारत शासन अधिनियम आने तक का टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और जैसे ही भारत शासन अधिनियम आ गया और जब तक भारत आजाद हुआ वो समय था आपका क्या? ताज का शासन हमको बोलते हैं। तो 1858 में क्या किया गया? डलहौजी को वापस, सॉरी 1856 के बाद में कैनिंग को पोस्टिंग मिली, डलहौजी चला गया। 1858 में अधिनियम आया और क्या बना दिया गया? पहला वायसराय। पहला वायसराय किस अधिनियम से बनाया? 1858 के एक्ट द्वारा इसको भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। कोई दिक्कत लाला यहां तक की बात में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आईपीसी मैंने कल ही बताया था, आईपीसी 1860, ठीक है, पारित और लागू कब हुई थी आईपीसी? लागू हुई थी 1862 में, 1 जनवरी 1862 को। तो अब भारतीय दंड संहिता किसके समय पर लागू हुई? एक बोलोगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अब बच्चे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने ड्राफ्ट किया था? ड्राफ्ट मतलब उसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो मसौदा कोई भी पूछे, मैंने कल आपको बताया डलहौजी ने तैयार किया था। ठीक है, क्या बोलोगे? डलहौजी 1848 से 56। ठीक है। और उसके बाद में डलहौजी के टाइम पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
गुरुजी ताज का शासन क्यों बोलते हैं? बच्चे क्या बोला मैंने? ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार किसने ले लिए? खुद ब्रिटिश शासन ने। ताज, वहां ब्रिटेन की महारानी है ना, अभी उसको साम्राज्ञी घोषित कराएंगे। ठीक है भैया, थोड़े समय बाद ही। तो जो शासन था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हंसने वाली बात बताने की नहीं है यार बताने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये किसके समय पर आया? सब कुछ कैनिंग के समय पर आया है। चलो भाई आगे। और विधवा पुनर्विवाह ये अधिनियम याद रख लेना, किसके प्रयासों से है ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। कल भी मैंने लिखवाया था आपको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहला आयकर अधिनियम, पहली बार इनकम टैक्स जैसी चीजें, पहला आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम कब का है? 1860 का। किसके समय आया? कैनिंग के समय आया था। क्या किया गया था इस समय? इन्होंने देखा कि जिन लोगों की आय 500 रुपए से अधिक थी, मतलब एनुअल इनकम, सालाना इनकम 500 रुपए से ज्यादा थी, तो उसको 1% इनकम टैक्स देना पड़ता था। कितने से ज्यादा? 500 रुपए वार्षिक से ज्यादा पर लगता था इनकम टैक्स, वार्षिक से ज्यादा। ठीक है, तो पहली बार इनकम टैक्स से इंट्रोड्यूस किसके समय पर कराया गया? कैनिंग के समय पर कराया गया। एक आएगा पहला हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट कब आया? हाई कोर्ट एक्ट कब आया? हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया। इसके द्वारा ही क्या किया गया? कलकत्ता, आपका मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे 1862 में। ओके, चलो विक्टोरिया अभी नहीं बच्चे, विक्टोरिया बनेगी 1877 में। विक्टोरिया 1877 में, लिटन के टाइम पर, अभी नहीं। चलो भाई, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 1856 में पारित हुआ बच्चे, वही मैं बता रहा हूं। डलहौजी ने सिर्फ उसको ड्राफ्ट की, ऐसे ऐसे अधिनियम होगा। लागू किसके समय पर हुआ? लागू कैनिंग के समय पर हुआ। ओके, आईओएस का पता नहीं बच्चे मुझे, आईओएस के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं, कब तक होगा चालू ये पता नहीं है। ठीक है भाई, तो वायसराय अगला कौन हुआ? मेयो। मेयो कब से कब तक है? 1869 से 72। अब आप एक चीज समझोगे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे टॉपिक आगे क्या पढ़ने हैं हमको, क्योंकि यहां तक का लगभग आप पढ़ चुके हैं। 1857 का संग्राम आप पढ़ चुके। अब आप एक चीज समझोगे कि जी आगे अब बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो टॉपिक आपको आगे पढ़ने हैं। जैसे मेयो के टाइम पे क्या हुआ था? भारतीय सांख्यिकी विभाग, ये तो कोई टॉपिक नहीं है, ये तो पढ़ना भी नहीं है। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना पूछेगा आपसे। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना किसके समय पर हुई थी? भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना पूछेगा आपसे। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई है? ये 1872 में। कृषि विभाग की स्थापना, प्रथम भारतीय कृषि विभाग की स्थापना किसके समय हुई? 1872 में, इसी के समय। पहली प्रायोगिक जनगणना, प्रायोगिक मतलब प्रयोग किया गया एक, प्रायोगिक जिसको बोलते हैं हम अनियमित, इर्रेगुलर। पहली अनियमित सेंसस हमने की, जनगणना। तो पहली अनियमित जनगणना कब हुई थी? 1872, 1872, 1872, 1872, 1872, 1872। भैया इसका नाम मेयो ही है। पूरे नाम से क्या लेना है आपको भाई? है, पूरा नाम लिख दिया करो। इतना ही याद है बच्चे मुझे, जितना मुझे याद है उतना ही तो लिखूंगा। है, भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना, प्रथम कृषि विभाग की स्थापना, पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। किसके टाइम पर हुई? मेयो के टाइम पर हुई। किसके टाइम पर? मेयो के टाइम पर हुई। और मेयो की हत्या कहां हुई थी?
मेयो की हत्या हुई थी कहां? इसकी हत्या हो गई थी पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर किसने कर दी थी? शेर अली अफरीदी ने। शेर अली अफरीदी ने। हम्म। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं का टारगेट केंद्र, यहां तैयारी करें, इसको मुक्ति दे दो भैया। चलो, क्या बोलोगे? शेर अली अफरीदी ने सच्चा देशभक्त था और ये वहां सेल्युलर जेल का निरीक्षण करने गया। मेयो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ था और शेर अली अफरीदी ने वहां इसको मार दिया बोट पर। किससे? चाकू से गला काट दिया था इसका। शेर अली अफरीदी ने मार दिया था मेयो को। ठीक है। मेयो कब से कब तक था? मेयो 1869 से 72 तक था मेयो। मेयो के बाद में कौन आया? 72 के बाद में तब यहां आया आपका लिटन। लिटन मोस्ट इंपोर्टेंट भैया 1876 से 80। अगर बोलूं इस स्लाइड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिटन से पूछा जाता है। लिटन इसको बोलते हैं, लिटन को कहा जाता है भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी, जिसने भारतीयों पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया हो। सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी अब तक के। लेकिन इससे भी ज्यादा जो होगा वो करजन होगा, जो भारतीयों पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया करेगा। तो करजन के बाद इसका दूसरा स्थान है, लेकिन अब तक के में सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी जो आपका वायसराय हुआ वो कौन था? लिटन था। कैसे? देखना जरा। 1877 में लगा था प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार लगा। देखो ये दिल्ली दरबार क्यों लगते थे? दिल्ली में आयोजित होते थे। कोरोनेशन प्लेस खाली पड़ा है आज तो ये दिल्ली में आयोजित क्यों होते थे दिल्ली दरबार? 3 दिल्ली दरबार लगे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने दिल्ली दरबार लगे हैं? 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। पहला किसके समय? 1877 में लग गया। पहला किसके समय लगा भैया? लिटन के समय लगा। दूसरा 1903 में लिटन के समय। दूसरा लगा करजन के समय पर। और तीसरा 1911 में हार्डिंग सेकंड के टाइम पर लगेगा। हार्डिंग सेकंड के टाइम पर लग जाएगा। ठीक है। तो ये समझना ये क्यों लगाते थे। तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का अधिकार था अंग्रेजों का हम पर, तो जो अंग्रेज थे उनकी जब ताजपोशी होती थी, भाई वाह, समझ रहे हो, वो राजा बनते थे ब्रिटेन के और भारत का भी उनको घोषित करते थे क्योंकि भारत अधीन था। तो उनकी ताजपोशी के लिए दिल्ली दरबार यानी स्वागत किया जाता था। और यहां लिटन ने किसके स्वागत के लिए लगाया गया? प्रथम दिल्ली दरबार लगा। और जो विक्टोरिया थी ना, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। महिला है तो साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। कौन? विक्टोरिया को। तो वेलकम, इतना ज्यादा पैसा बहाया लिटन ने। कहते हैं कि 1876 से 78 का जो टाइम था ना, 1876 से 78 का, ये भारत में अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था। इस समय सूखे की स्थिति थी। फिर भी इसने इतना ज्यादा पैसा बहाया कि लोगों की आलोचना का शिकार इसको होना पड़ा। लोग इसको बुरा बताने लग गए कि भाई भारत के पास खाने को नहीं है, ये इतना सारा पैसा खर्च कर दे रहा है। करजन ने जो किया था, करजन ने किया था, यहां आने वाले थे आपका एक तो एडवर्ड सेवंथ, एडवर्ड सेवंथ और उसकी घरवाली अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा, तो करजन यहां पैसा खर्च कर देगा अलेक्जेंड्रा के चक्कर में। अलेक्जेंड्रा आएगी, नई नई नवेली दुल्हन थी। उसने सोचा देखेगी आके कौन है इंडिया में, इतना अच्छा वेलकम।
क्वेश्चन कर्जन, आपने कितना अच्छा वेलकम किया है। हार्डिंग सेकंड के टाइम पर कौन आएगा? यहां पंचम, जॉर्ज पंचम था और मैरी, इसका स्वागत होगा। यहां देखना एडवर्ड सेवंथ और अलेक्जेंड्रा इसके चक्कर में खर्च करेगा वो। हार्डिंग सेकंड, पंचम और मैरी आएंगे। 1911 में दो चीजें होंगी, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होगी पंचम के द्वारा। तो वो आगे आएंगे तो उस समय मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से, तो पहला दिल्ली दरबार लगता है और पहले दिल्ली दरबार में क्या घोषणा की गई? पहले दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है कि विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत में अकाल की स्थिति थी, बहुत ज्यादा पैसा इसने बहाया और लोगों की आलोचना का शिकार बना। इसी के समय अकाल आयोग का गठन हुआ था, अकाल की स्थिति को देखने के लिए। अकाल आयोग का गठन, और कब किया गया था अकाल आयोग का गठन भैया? 1878 में, ठीक है, 1878 में किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का है, लाया। कौन लाया? ये लिटन लेके आया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दरअसल में है क्या? वर्नाकुलर बोलते हैं बच्चे हम जो क्षेत्रीय बोली होती है, देसी बोली, हमारे आसपास की जो डायलेक्ट, देसी भाषा। वर्नाकुलर अंग्रेजी का शब्द है और वर्नाकुलर का अर्थ होता है क्या? देसी, देसी भाषा। इसको हम बोलते हैं देसी भाषा प्रेस अधिनियम। मैंने बताया कि आलोचना किसकी हो रही थी? आलोचना हो रही थी आपकी लिटन की। तो लिटन के खिलाफ आलोचना कैसे होती होंगी? पर्सन टू पर्सन। सबसे अच्छा साधन होता है मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से चीजें जल्दी से फैलती हैं। तो उस समय जो देसी अखबार छप रहे थे, भारतीय अंग्रेजी तो जानते नहीं थे उस समय इतनी अच्छी, तो वो क्षेत्रीय भाषाओं को जानते थे। बंगला, जैसे पश्चिम बंगाल के लोग बांग्ला को जानते थे, है ना। जो उर्दू भाषी क्षेत्र होंगे, उर्दू में कुछ छपता था तो उसको जानते थे वो लोग। तो बात यह थी कि मैगजीन्स के द्वारा इसकी आलोचना हो रही थी। तो वो मैगजीन कौन कौन सी थी? तो ये उन्हीं मैगजीन पर आपका लगाम कसने के लिए लेकर के आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम। जैसे इसके लिए बताया जाता है दो मैगजीनों को कारण। नंबर 1 पढ़ना, मैंने बोला अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका 1868, 1868 से छपना ये शुरू हुई थी। कहां छपती थी? कलकत्ता में। बांग्ला में छपती थी। किस भाषा में? बांग्ला में। कहां छपती थी? कलकत्ता में। कौन था इसके संपादक? कौन थे संपादक? थे इसके शिशिर कुमार घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। और उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधि था उसका नाम था आपका, आप कह सकते हैं नाम था एडर। क्या बोलोगे? एक एडर व्यक्ति है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, एडर, ऐसे ही बताता हूं। तो वो एडर गया शिशिर कुमार घोष के पास में और शिशिर कुमार घोष जी से कहता है कि ये जो आपकी अमृत बाजार पत्रिका है जो बांग्ला में छप रही है, मैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्टिकल भी शामिल करना चाहता हूं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की विशेषता, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम भारतीयों के लिए क्या अच्छा कर रही है, झूठे सच्चे जो भी आर्टिकल थे वो लिखना चाहते थे। लेकिन शिशिर कुमार घोष ने क्या कहा? नहीं, ये मैगजीन न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल मतलब जो वास्तविकता है उसको हम दिखाते रहेंगे, भारतीयों को हम सच से अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि ये लोग बांग्ला जानते हैं। एडर ने कहा अच्छा, ऐसा नहीं मानेगा। फिर बांग्ला में इन्होंने बुराई की, किसकी? लिटन की, कि भाई पैसा देश में ऐसी स्थिति है और इसने पैसा देखो कहां फूंक दिया। तो ये कहते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका ये पहली बैन मैगजीन है जिसको सबसे पहले रोक लगी। तो अमृत बाजार पत्रिका पर सबसे पहले रोक लगी थी वर्नाकुलर एक्ट के तहत, सबसे पहले रोक।
ऐसे ही बच्चे, एक था आपका सोम प्रकाश मैगजीन, सोम प्रकाश 1858 की है ये। किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र, पूरा नाम लिखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा इसको संपादित किया जाता था। ऐसे ही और भी मैगजीन्स जिन पर रोक लगी, भारत मिहिर था, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, ढाका प्रकाश, ढाका प्रकाश। तो क्या बोले भाई, स्थानीय में नहीं लिख सकते, अंग्रेजी में लिखो। क्या बोले? सहचर पत्रिका थी, सहचर पत्रिका थी। और अमृत बाजार पत्रिका ने, तो इनका क्या था, रोक किस तरह लगाई इन्होंने बोला कि भाई देसी भाषा में नहीं लिख सकते, अंग्रेजी में लिखोगे। तो ये अमृत बाजार पत्रिका के लिए कहा जाता है कि रातों रात इसने अपनी लैंग्वेज बदल के इंग्लिश कर दी। तो देसी भाषा भी तो रोक है, इंग्लिश में छापते हैं। तो अमृत बाजार पत्रिका तो ये शिशिर कुमार घोष ने अंग्रेजी में छापनी शुरू कर दी थी। तो इसी को बोलते हैं कि इसने प्रेस पर रोक लगाई। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले रोक लगाई थी किसने? वेलेजली ने, समाचार पत्रों पर। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको बताया था मैंने? जिसने वेलेजली के द्वारा लगाई गई रोक को हटाया था। बोलो एक बार, बोलो फटाफट से, बोलो बोलो। मिस्टर राधे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यही हुआ। चलो, पूरा देश इन वायसराय के नियम को फॉलो। बच्चे नियम वायसराय नहीं बनाते थे, नियम मैंने क्या बताया, 1858 से लेकर के, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी नियम, उसके बाद में नियम बनाने लगे 1858 से लेकर के 1947 तक नियम बनाएगा क्राउन, ताज, जो ब्रिटेन में राजा या महारानी है वो नियम बनाएंगे। वायसराय के अपने नियम नहीं होते, वायसराय तो एक प्रतिनिधि था। जैसे हमारे यहाँ नियम तो संसद बनाती है, प्रतिनिधि और लोग हैं। हेड ऑफ द स्टेट आपका राष्ट्रपति है ना। ऐसे ही जो राज्य हैं उनमें कौन है? राज्यपाल, गवर्नर हैं। तो ये तो एक माध्यम है उन चीजों को लागू और क्रियान्वित करने का, एग्जीक्यूट करने का एक माध्यम है। तो क्या बोला? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? लिटन के द्वारा लाया गया। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अगली बात पर आ जाओ। भारत, भाई चूहा घूम रहा है, इसको देख लो। भारतीय शस्त्र अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 लाया गया, क्योंकि इसको पता थी कि भाई भारतीयों के पास हथियार हैं, इकट्ठा इनके पास हथियार रहते हैं। तो इसने सोचा कि भारतीयों को कमजोर कैसे किया जाए, तो ये लेकर के आया शस्त्र अधिनियम। और शस्त्र अधिनियम में क्या कहा? हर भारतीय को शस्त्र अगर रखना है ना तो लाइसेंस रखना होगा, हर भारतीय को लाइसेंस जरूरी। नस्ल भेद कानून उस समय इसको कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसे किसी लाइसेंस को रखने की आवश्यकता नहीं थी। लाइसेंस जरूरी किसने कर दिया था? भारतीय शस्त्र अधिनियम ला करके किसने? लिटन ने। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह भारतीयों को मतलब थामना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है ना। फिर एक और करता है सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दी, और कम कर दी, 19 वर्ष कर दी। 19 वर्ष तक का बच्चा अगर दे सकता है, 19 वर्ष का बच्चा, यार कितना बड़ा बच्चा होता है। आपके जैसे बच्चों से कह रहा है कि जो अभी यूपी पुलिस के लिए लायक हुए कि यूपीएससी परीक्षा, आईएएस परीक्षा पास कर दो, तो चाहता था कि भारतीय तो पास ही ना हो। तो सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी। किसके द्वारा? यह की गई आपके लिटन के द्वारा। लिटन का आलोचक कौन था जिसकी वजह से लिटन को गद्दी छोड़नी पड़ गई? लिटन के दो आलोचक जाने जाते हैं भैया। एक तो व्यक्ति, लिटन का आलोचक एक है ग्लैडस्टन, क्या बोलोगे? ग्लैडस्टन। और एक पत्र, एक अंग्रेजी का ही पत्र था। देखो देसी भाषा के पत्र तो बुराई करते ही थे इसकी, लेकिन एक अंग्रेजी का पत्र और था
ठीक है, ये कौन है? ग्लैडस्टन, ये एक व्यक्ति है और ये प्राइम मिनिस्टर रहा है ब्रिटेन का। और जिस टाइम इसने आलोचना शुरू की ना लिटन की, उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं था। आगे आने वाले टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बना और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जैसे ही बना तुरंत सफाया कर दिया किसका? अपने प्रभावों के चलते हुए लिटन को हटाओ, क्योंकि ये आदमी ठीक था। ग्लेडस्टन आदमी ठीक था, इसको लगता था कि जो ये रोक लगा रहा है ना भारतीयों पर, ये ठीक बात नहीं है भैया। और ये ग्लेडस्टन की ही वजह से रिपन आएगा और रिपन अच्छे कानून भारत में लेकर के आएगा। अगर आपसे कोई पूछे सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में कौन एक व्यक्ति को मैं ठीक मान सकता हूं, तो वो रिपन को आप कह सकते हैं। लिटन नालायक है। तो पीएम एक तो, और मैगजीन कौन सी थी लिटन के आलोचकों में? मैगजीन पूछे ना आपसे, पत्रिका पायनियर, अंग्रेजी पत्रिका थी जो इसके खिलाफ लिखती थी, पायनियर मैगजीन। याद रखनी है दोनों चीजें। व्यक्ति भी कौन था जो आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? ग्लैडस्टन। और यही ग्लैडस्टन भारत में किसको भेजता है फिर? रिपन को भेजेगा। रिपन अच्छा व्यक्ति है। क्या बोलोगे? रिपन एक अच्छा व्यक्ति भैया जी है। तो रिपन आ जाएगा। रिपन कब से कब तक? इसके अगले 4 साल, 76 से 80 था ना ये, तो 80 से 84 कौन है? ये रिपन है। क्या बोलोगे? भारतीयों के लिए बच्चे, भारतीयों के लिए लिखा है मैंने। बहुत बढ़िया। नीलेश यार तुम लोग पागल तो नहीं हो हैं? सर जी अपने नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते थे? बड़ा इनके हाथ में शक्ति थी। एक बात सोचो, आपका नाम है कुमार सचिन राणा। इस कुमार की एक मीनिंग है। कुमार लगाने का अधिकार किसको है? जिसकी कौमार्यता बनी हुई है, जिसने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, वो कुमार है। इसका मीनिंग है, मैंने लगा दिया किसी के नाम के आगे राजा, तो वो राजा है। कौन है वो? किसी रियासत या रजवाड़े का राजा है। राजकुमार, युवराज लगा दिया तो भावी राजा वो बनेगा, या किसी राजा की संतान है। जब मैंने लगा दिया इधर भैया लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का क्या मतलब हुआ? भगवान कृष्णा। और भगवान कौन? जो बदले में कुछ ना चाहे। तो ये तो बच्चे भगवान सोचते थे अपना आप को, ये सोचते थे कि हम सर्वोच्च सत्ता हम ही हैं, हम ही सर्वोच्च सत्ता हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। सम्मान देते थे इन लोगों को। भारतीय भारतीय जो लोग हैं इनको एकदम से सम्मान दे, झुक जाए इनके आगे, जैसे भगवान जी के आगे हाथ जोड़ते हैं ना सब। बहुत बढ़िया। तो रिपन अच्छा बच्चा है, ये कह सकते हो। इसने रिपन के लिए क्या बोलोगे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने रद्द किया। प्रेस एक्ट क्या कर दिया इसने? खत्म कर दिया। कब खत्म किया था? 1882 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम कब लेकर के आया था ये? कारखाने में मजदूरों के काम को लेकर के सीमा निश्चित की। ठीक है। प्रथम नियमित जनगणना, रेगुलर, अनियमित तो मेयो के टाइम पे हुई, और नियमित किसके टाइम पे हुई? इसके टाइम पे हुई, रिपन के। नियमित जनगणना, और पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। और उसके बाद से हर 10 साल में होती है। अब की बार कोरोना के चलते मिस हो गई है 2021 की, है ना? हर 10 साल में होती है। तो प्रथम नियमित जनगणना किसके टाइम पे हुई भैया? क्या बोलोगे सब लोग? गुरुजी रिपन के टाइम पे हुई। कब हुई? 1881 में हुई। इसी के समय पर इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल 1883 आया। इल्बर्ट बिल क्या था? इसमें जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते थे। क्या कर सकते थे? इल्बर्ट बिल में भारतीय जो जज थे, पहले नहीं था ये, देखो कितना अच्छा सुधार किया उसने। बोला भाई जज है, सबका मुकदमा सुनेंगे। भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते थे, अंग्रेजों का मुकदमा सुनेंगे। बड़ा विरोध हुआ था इसका।
ये इल्बर्ट बिल में कहा गया था, और इल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था? रिपन के टाइम पे आया था। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के बारे में एक पंक्ति लिखो, क्या जानते हो आप इससे? स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? एक पंक्ति लिखोगे बच्चे, स्थानीय स्वशासन। क्या बोलोगे? स्थानीय स्वशासन का जनक। क्या बोलोगे? स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा जाता है। कब शुरू किया था? 1882 में, 1882 में। स्थानीय स्वशासन, देखो आप सब लोग जानते हैं, जो विधान सभा का सदस्य है वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है जाकर के। अखिलेश यादव चाहे तो गौतम बुद्ध नगर आके चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव चाहे तो कहाँ जाकर के? गोरखपुर जाके चुनाव लड़ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी चाहे तो गोरखपुर, चाहे तो प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, है ना? तो इस बात का क्या मतलब है? ऐसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, व्यक्ति कहीं से भी जाकर के चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ग्राम प्रधान गांव का जो चुनाव होता है उसमें कौन लड़ता है? जिसका उस वोटर लिस्ट में क्या होता है? नाम होता है, वहां की मतदाता सूची में नाम होता है। तो स्थानीय हो गया, और स्वशासन मतलब खुद का शासन। तो किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा वहां का शासन देखना, सबसे अच्छा उदाहरण होता है इसका ग्राम पंचायत। गांवों की जो पंचायत है, गांव में जो प्रधान बनते हैं। तो स्थानीय स्वशासन को किसने शुरू किया था? तो क्या बोलोगे? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है जी रिपन को। ठीक है। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882। इस हंटर कमीशन को हम बोलते हैं, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो हंटर कमीशन में कुछ रिपोर्ट दी गई थी भैया। हंटर कमीशन की क्या रिपोर्ट थी? कि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की जो शिक्षा है, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी, तो प्राइमरी एजुकेशन किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। जैसे हिंदी में बच्चे को पढ़ाया जाए, बांग्ला में पढ़ाया जाए, तो वो जरूरी है। और साथ में इन्होंने बोला कि जो आपकी धार्मिक शिक्षा है उस पर बैन लगना चाहिए। बच्चे को किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। तो ये हंटर कमीशन की कुछ रिपोर्ट थी। और हंटर कमीशन मतलब इसमें सदस्य थे हंटर, तो उनके नाम पर ही है हंटर कमीशन। तो इसके द्वारा क्या क्या बदलाव हुए? हंटर कमीशन के द्वारा 1882 के द्वारा ही पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1882 में। और उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में हुई। कोई दिक्कत भैया? यहां तक की बात में भैया कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सर जी कूका विद्रोह क्या था? यार मैं बच्चा, मेरा दोस्त, तुम मेरे पास होते तो मैं तुमसे गले मिलता। कूका विद्रोह में आपको पढ़ा चुका हूं, पंजाब में हुआ था। मैंने बोला तो शुरुआत में वो एक धार्मिक आंदोलन था, नशा वगैरह इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, सिख संप्रदाय में जो कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म करने के लिए। 1872 में मेयो के टाइम में उसका दमन हुआ था, राम सिंह कूका थे। बता चुका प्यारे बच्चे, तुम लोग रेगुलर क्लास क्यों नहीं करते हो? बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। सर मेरे पापा जी प्रधान हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हंटर कमीशन, हंटर कमीशन 1882। कोई दिक्कत भैया इतनी सी बात पे?
यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को? इसके टाइम पे, रिपन के टाइम पे। तो रिपन के आप देख रहे होगे कि जी लगभग काम ठीक है, इसके अच्छे काम हैं। तो एक हुई फ्लोरेंस नाइटेंगल। कौन बच्चा बताएगा फ्लोरेंस नाइटेंगल का संबंध किस देश से है? फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा। भारतीय समाज का उद्धारक बहुत एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। उद्धारक कहा, किसने कहा था भैया? फ्लोरेंस नाइटेंगल ने कहा था। इसके बाद में आएगा सबसे खतरनाक जो हुआ, कर्जन। या कर्जन से पहले एक और, सॉरी कर्जन नहीं, 84 85 में का भी याद करो, 85 भी महत्वपूर्ण है। 85 में कौन आया था आपका? डफरिन। देखो 76 से तो वो था, 76 से 80, 80 से 84, ऐसी डफरिन है 84 से 88, 1884 से 88। इसके टाइम पर कांग्रेस का गठन होगा। कांग्रेस का गठन किसके टाइम पे हुआ था? डफरिन के टाइम पे हुआ था, 1885 में। पढ़ोगे ये सारी चीजें आप, ये अब आप ऐसे समझो ये आगे आने वाले टॉपिक है आपके। लेंस डाउन में के टाइम पर क्या हुआ था? ये था 1888 से 94। इसके टाइम पे आया था डूरंड आयोग। डूरंड आयोग 1891 का। डूरंड आयोग के द्वारा ही डूरंड रेखा को खींचा गया, भारत से किसको? अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था। यह पता है ना, आप लोग जानते हैं ना डूरंड रेखा किन किन दो देशों के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, 1893। डूरंड लाइन को यही इसी आयोग के द्वारा खींचा गया था। डूरंड लाइन किस किस के बीच? भारत और अफगानिस्तान। कब खिंची थी ये भारत का पहला हिस्सा टूटा था। अखंड भारत का पहला हिस्सा कब टूटा? 1893। अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया लेंस डाउन के टाइम पे। इसी के टाइम पे आया दूसरा कारखाना अधिनियम। अभी तो बताया था ना मैंने, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। 1881 किसके टाइम पे आया? रिपन के टाइम पे आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम किसके टाइम पे आया था? लेंस डाउन के टाइम पे आया था। किसके? लेंस डाउन के टाइम पे 1891 में, 1891 में। इसके बाद आता है कर्जन। कर्जन बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक की बात में? हाँ बच्चे, सब लोग जानते हैं यार, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग क्या बोलते हो। देखो एक बच्चे का कहना है, एक बच्चे का कहना है जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बच्चे मैंने वर्ष लिखवा दिया 1887, ठीक है। मैंने ये कब कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इसके टाइम पे हुई है? मैंने कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसका आधार मान करके हुई? हंटर कमीशन। तो क्या इसको दो बार लिखवाता कि हंटर कमीशन फिर से है? अब अपने आप आइडिया लगा लो, अरे 1887 में स्थापना हुई है तो किसके टाइम पे हुई है? हैं सर जी गलत बता रहे हो, डफरिन के टाइम पे हुई है। मैं गलत नहीं बता रहा, आप समझ नहीं रहे हो उस बात को मेरे लाला। ओके, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब। नीचे कमेंट दिखाओ। कुली कुतुब साहब हम पढ़ेंगे, नीरज गोस्वामी जी जरूर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको अवध के बारे में नहीं पढ़ाया, अवध भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुतुब साहब भी आप जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आंदोलन बच्चे लिखवा चुका हूं मैं आपको, मेरे दोस्त लिखवा चुका हूं, बहुत बढ़िया। 1862 में हुई थी सर हाई कोर्ट की स्थापना। बेटा मेरे बच्चे लवी कौशिक, मेरी क्लास थोड़ी सी पीछे करो, मैंने 1862 ही बोला है, लेकिन अधिनियम 1861 में आया था। कोर्ट की स्थापना कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे,
आप सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला था, 1862 ही बोला था, लेकिन अधिनियम 62 में नहीं आया दोस्त, अधिनियम उसके लिए 1861 में आया था। सोचो थोड़ा सा और ध्यान से, ऐसा नहीं है कि 1862 में कोर्ट बना तो जी अधिनियम भी 1862 में आया था, नहीं, 1861 में आया था। चलो बहुत बढ़िया। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के बारे में पढ़ोगे भैया, कांग्रेस के बारे में पढ़ोगे। चलो बहुत शानदार। कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताओ कोई दिक्कत, जिनको दिक्कत है वो थम्स अप मत करना, वो थम्स अपने अपने पास रखो, है ना। क्या बोलेंगे? लेंस डाउन। टॉपिक पे फोकस करो भैया, इधर उधर की बातें मत करो कि ये नहीं लिखवाया, ये थोड़ा सा आप सोचो। लेंस डाउन हो गया। कर्जन की बात कर लेते हैं, किसकी? फिर आता है कर्जन। लिखी हुई बात को भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। गवर्नर का टाइम मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं? इसीलिए लिखवा रहा हूं ताकि इस समय की घटनाओं, अब जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, अगर मैं 1905 आपको नहीं बताऊं, नहीं बताया मैंने कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ, तो आपको सोचना चाहिए ना स्वयं ही। बहुत बढ़िया अनुज यादव जी, थैंक यू। चलो कर्जन 1898 से 1905, सबसे बढ़िया इसको जाना जाता है बंगाल विभाजन के लिए। यह भी एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन को क्यों किया था। कहते हैं कि जब कर्जन भारत आया ना, कहते हैं इससे पहले जो कोई भी वायसराय आया हो या गवर्नर आया हो या गवर्नर जनरल आया, किसी को भारत की स्थिति का इतना अधिक ज्ञान नहीं था जितना कर्जन को था। तो सबसे ज्यादा स्टडी करके आया था भारत कौन? कर्जन। ये समझ गया था भारतीयों की समस्याएं क्या हैं, कैसे भारतीयों को तोड़ा जा सकता है, भारतीयों में कहां कहां कमी है, सब कुछ अध्ययन करके आया। और सबसे खतरनाक आप इसको बोल सकते हो, बंगाल विभाजन में इसका एक सिद्धांत था, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो। बंगाल विभाजन कब हुआ था भैया? बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में। तो ये दरअसल में इसने क्या किया था कि 16 अक्टूबर को तो घोषणा की गई थी इसने, सॉरी 19 जुलाई को तो घोषणा की थी, और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया था। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ? ये कर्जन के टाइम पर हुआ। अब इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना, पहली बार जातियों की भी जनगणना की गई थी। जातिगत जनगणना कराई थी दरअसल में, तो देखना चाहता था कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कैसे बांटे जाएंगे, डाटा चाहिए था ना। इसको बंगाल में इसने हिंदू और मुसलमानों को बांटा था। पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं आपको। क्या बोला? 1901 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और भी बताया मैंने आपको। और क्या हुआ था इसके टाइम पे? पहली बार जातिगत जनगणना 1901 में। और हाँ, एक बनाया था इसने पुलिस आयोग को। किसको? पुलिस आयोग 1902। पुलिस आयोग 1902 में, जिसके अध्यक्ष इसने बनाए थे एंड्रयू फ्रेजर। कौन था अध्यक्ष? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर क्या था? ये पुलिस आयोग का अध्यक्ष था, एंड्रयू फ्रेजर। फिर यहां बात आती है, विश्वविद्यालय आयोग भी इसी के समय पर गठित हुआ। विश्वविद्यालय आयोग 1904 में गठित हुआ। और शिक्षा आदि के लिए इसने अध्यक्ष बनाया था रेले को। किसको? रेले को अध्यक्ष बनाया था। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून, जो प्राचीन स्मारक बने हुए थे जैसे लाल किला, ताजमहल हुआ, इनकी सुरक्षा के लिए कानून लेकर के कौन आया था? ये कर्जन लेकर के आया 1904 में। ठीक है। इसके समय पर कौन सा दिल्ली दरबार लगा? कर्जन के टाइम पे 1903 में। 1903 में क्या लगा था? दूसरा दिल्ली दरबार।
कौन कौन आए थे, क्या क्या बताया था मैंने? एडवर्ड सेफ्ट और अलेक्जेंड्रा। दूसरा दिल्ली दरबार लगा। मतलब आने की बात थी, आया था, उसका भाई था दरअसल में। कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई दिक्कत भैया? करजन 1898 से 1905 तक रहा। इसके समय पर कौन कौन सी घटना हुई? ये आधुनिक इतिहास की घटनाएं हैं बच्चे, जिनके बारे में अभी देखो, आपने ना तो बंगाल विभाजन के बारे में आप कुछ जानते, आप पढ़ोगे, लेकिन जब मैं आपसे बंगाल विभाजन एक टॉपिक, आप इसको अभी तो ये समझ लो हम दरअसल में एक छोटा सा सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे मान सकते हो आप इसको, है ना? तो बंगाल विभाजन ये पूरे आप में इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। बंगाल विभाजन एक पूरी घटना है। ओके, चलो भाई, कोई दिक्कत? आगे। एक बच्चा कह रहा जी मैंने पुलिस आयोग पहले 1905 बताया था। अबे यार मैं क्या करूं ऐसे बच्चों का, है भाई? तो मैं एक एक क्लास वैसे चला दूं तुम्हारी शरारत वाली अलग से, जिसमें तुम्हें ये पूरा मौका दिया जाए कि तुम शरारत कर सको। शरारती क्लास के नाम से चलाएंगे उसको। फिर आता है आपका मिंटो सेकंड। अब मुझे प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अब प्रश्न का जवाब दे दो। मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल कब से कब तक था? अब प्रश्न पर आ जाओ, मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। भाई इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है कि मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल कितना था। अब मुझे बताओ मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल कितना था? 1905 से बीच के 10 के बीच की जितनी भी घटनाएं हुई मिंटो सेकंड के टाइम पे। तो मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग के बारे में आप सब कुछ जानोगे, क्या अंग्रेजों की चाल थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ मुस्लिम लीग का गठन। कुछ भी यहां ऐसा आपको अभी नहीं याद करना है। मुस्लिम लीग का गठन हुआ। कांग्रेस में फूट किसके टाइम पर पड़ी? कांग्रेस में फूट 1907 में, जब सूरत अधिवेशन होगा, रास बिहारी घोष होंगे। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन आप पढ़ेंगे, क्या क्या प्रमुख बातें वो सब जानेंगे आप लोग। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1909 में मॉर्ले मिंटो अधिनियम आएगा, या पॉलिटी की क्लास में पढ़ोगे। मॉर्ले मिंटो अधिनियम, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं। मिंटो सेकंड के टाइम पे क्या आया? ये सब आया। मिंटो सेकंड के बाद में कौन आया भैया? बताया मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 13। 1807 से 13। ये जो बच्चे लिख रहे हैं बिगर देखे जिसने लिखा होगा वो अच्छा बच्चा है, जिसने देख के लिखा है वो भी अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है जिसने बगैर देखे लिखा है, कि मैं ये मान सकता हूं। तो वो थम्स अप करके बताओ जिन्होंने बिगर देखे लिखा है। और झूठा थम्स अप किसी ने किया तो उसे कसम है अपने माँ बाप की, देख लेना। माँ बाप के ऊपर कम से कम झूठा थम्स अप तो नहीं करोगे। बिगर देखे किस किस ने लिखा है ये बताओ। 1807 से 13। बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक बात है। पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ते हैं बच्चे, पॉइंट टू पॉइंट नहीं, हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ। ये जरूरी है सब कुछ पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में तो गोल हो जाओगे पेपर में जाके। क्या जरूरी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए? इतिहास का बच्चे अलग परिप्रेक्ष्य होता है एक। कौन सी परीक्षा? अब मान के चलो आप यूपीएससी के लिए इतिहास पढ़ रहे हो तो क्या इस तरह इतिहास पढ़ते? नहीं। पीसीएस परीक्षा के लिए आप इतिहास पढ़ते तो क्या इस तरह इतिहास पढ़ते? नहीं। परीक्षा का अपना एक स्तर होता है, और वही स्तर डिसाइड करता है कि हमको किस तरह के विषय वो पढ़ना है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया? 1905 से 1910 के बीच में, ये याद रख लेना है। इसके बाद में आता है आपका हार्डिंग सेकंड। बोलो, हार्डिंग सेकंड कब से कब तक? हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग सेकंड है 1910 से लेकर के 1916।
अब आप सोचो इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं होंगी होंगी आप लोग याद करें। जैसे मुझे एक घटना याद आती है, एक घटना याद आती है मुझे, दूसरा तीसरा दिल्ली दरबार लगा था यहाँ। क्या लगा था यहाँ, सॉरी पहले उसी को लिख लेते हैं। यहाँ लगा था तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार लगा। किसके समय पर लगा था? हार्डिंग सेकंड के समय पर। कब? 1911 में। और दो घोषणाएं हुई थी। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया इन लोगों ने। तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? बहुत बढ़िया। हाँ, ढाका में स्थापना हुई थी, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, ठीक है। और दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई। दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा। सर जी याद कैसे करें? बेटा मेडिकल स्टोर पे जाना और उससे मांगना दवाई। गुरुजी याददाश्त बढ़ाने की दवाई दे दो। तो वहां मेडिकल स्टोर पर मिलेगी बच्चे। मेरे दोस्त कोई गोली नहीं आती, याददाश्त बढ़ाने की कोई गोली नहीं आती। अध्ययन, बार बार अध्ययन क्या करता है? आपके मेमोरी को शार्प कर देता है अपने आप ही। चलो, इसके टाइम पर ही क्या हुआ बोलो? गांधी जी 1915, गांधी जी भारत वापस आए। वापस आए कब? 9 जनवरी 1915 गांधी जी। पूरा चैप्टर है, आप पढ़ोगे, ठीक है। दिल्ली राजधानी बन गई। तीसरा दिल्ली दरबार हुआ, गांधी जी भारत आए। 1916 में एक क्या होगा इसमें? होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग, स्वशासन की बात आएगी, गृह शासन की बात आएगी। होम रूल लीग दो स्थापित होंगे भैया। एक तो अप्रैल का होगा, अप्रैल 1916, तिलक जी वाला, बाल गंगाधर तिलक जी स्थापित करेंगे इसको। और एक होगा सितंबर 1916 वाला, जिसको कौन स्थापित करेंगी? एनी बेसेंट। होम रूल शासन, जब स्वाधीनता की लड़ाई हम पढ़ेंगे तब पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। गुरुजी भूल जाता हूं, बच्चे रिवीजन करो। सब भूलते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, कई बार मैं भी भूल जाता हूं। मैं भी तो रिवीजन करता हूं, सबको करना पड़ता है वो। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं बना। लेकिन आप चीजों को कितनी बार पढ़ेंगे वो लंबे समय तक स्थायी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये किसके टाइम पे? हार्डिंग के टाइम पे हुआ है। और क्या बोलोगे? BHU की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 16 में। कब? 1916। किसके टाइम पर हो गई? किसके टाइम पर हो गई? हार्डिंग सेकंड के टाइम पर। गुरुजी CISF के लिए सही है क्या क्लास? बेटा GS ऐसे थोड़ी होती है इस परीक्षा के लिए या इस परीक्षा के लिए, सबके लिए होती है। पढ़ने पर ध्यान दो। क्या बोला मैंने? फिर आता है आपका चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड। और चैम्सफोर्ड कब से कब तक है? 1916 से 21 तक। बताओ 1916 से 21 के बीच में आपको क्या याद है इतिहास में? जो नया बच्चा होगा उसको तो नहीं पता होगा, तो वो पढ़ेगा। इसी में आएगा आपका भैया लखनऊ समझौता, जब नरमदल और गरमदल एक हो जाएंगे और मुस्लिम लीग से समझौता होगा। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट 1916 में। इसी के समय खिलाफत आंदोलन चलेगा, तुर्की के खलीफा के द्वारा। भारत में भी चलेगा खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक। और 24 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि खलीफा के पद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खत्म कर दिया जाएगा।
तो खिलाफत आंदोलन किसके समय चलेगा? चेम्सफोर्ड के समय शुरू होगा, लेकिन 24 तक चल रहा है, यानी कि आगे रीडिंग आएगा तो रीडिंग के टाइम तक ये चलेगा। सैडलर आयोग शिक्षा आयोग था, शिक्षा सुधारों के लिए। सैडलर आयोग लिख लेना, शिक्षा आयोग है एक। सैडलर आयोग 1917 का गठन। इसी के टाइम पर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये सब इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेंगे, यहां से आप बहुत कुछ सीखोगे। आप क्रांतिकारियों के बारे में जानोगे, किसने देश के लिए शहादत दी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। किसके टाइम पर हुआ भैया? चेम्सफोर्ड के टाइम पर हुआ। लखनऊ पैक्ट, खिलाफत आंदोलन, सैडलर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलट एक्ट के विरोध में हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। रॉलट एक्ट, रॉलट एक्ट कब आया था? 1919 में आया। काला कानून इसको बोलेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। 1919 में, जिसको बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील गिरफ्तारी भी कहा गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन के खिलाफ। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होगा। 1920 से आरंभ होगा। आरंभ से मतलब होता है जब पहली बार होता है शुरू, कोई भी चीज पहली बार, तो आरंभ। प्रारंभ बोलते हैं जब वो बीच में रुक के फिर से शुरू हो जाए, दोबारा जो शुरू होना है वो प्रारंभ। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलेगा, बीच में बंद होगा, फिर उसको आरंभ नहीं बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे प्रारंभ। आरंभ और प्रारंभ का ये अंतर होता है। तो इसके बाद में फिर आया आपका रीडिंग। क्या बोलोगे? रीडिंग। रीडिंग का टाइम कितना? 1921 से लेकर के 26 तक का। 1921 से 26 रीडिंग। बहुत बढ़िया। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बच्चे एक चीज रह गई, एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, ये अभी लिख लेते हैं, इसको पढ़ेंगे तो सही। चंपारण। चंपारण जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो गया है यहाँ, इसका मतलब है ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो बच्चे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान के चलो रीडिंग 1921 से 26 है, मैं आपको नहीं बताता काकोरी कांड किसके समय किसको हुआ, तो आपको पता होना चाहिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ, तो 1921 से 26 तक कौन है? रीडिंग है। वादा करते हो सारी चीजों को पढ़ोगे। और कल हम आगे पढ़ रहे होंगे यहाँ रीडिंग से। रीडिंग से फिर इरविन, ऐसे ही भारत के छोड़ो आंदोलन के समय लिलिथगो से लेकर के सी राजगोपालाचारी तक हम खत्म कर रहे होंगे। ओके बहुत बढ़िया। हार्डिंग प्रथम भी था गुरुजी, अपने नोट्स देखो भैया, हार्डिंग प्रथम था या नहीं था। खोए हुए प्राणियों, बोलो फटाफट से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, बहुत शानदार, साक्षी ने बहुत अच्छा लिखा है। चोरी चोरा 1922 में, ये रीडिंग के टाइम पे होगा। रीडिंग के टाइम पे होगा। बहुत बढ़िया। खेड़ा आंदोलन होगा 1918, बहुत शानदार। दीपक सर हंसते नहीं है, दीपक सर से कह दूंगा मैं आज, मन की भैया हंसे करो क्लास में, पहले जाके हंसे करो क्लास में, क्लास के बाद में हंसे करो। ओके बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ठीक है, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ो भैया, रोज पढ़ो, रोज डेली पढ़ो, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ो।